अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले जो डॉक्टर बिस्वरूप की बुराई कर रहा है तो आपको बस उसे ये वीडियो दिखा देनी है। बिना डॉक्टर बिस्वरूप के पढ़े कुछ बेवकूफ़ लोग उनकी बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केरला के डॉक्टर्स की एवरेज लाइफ 61.75 ईयर्स होती है और केरला के सिविलियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 74.9 ईयर्स। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 10 साल की स्टडी से सामने आया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा इस पूरी वीडियो का यही एम है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में सब कुछ समझा सकूं। आज की वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग होने वाली है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मैं पसंद आऊँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ग्लोबल फार्मा मार्केट का टोटल रेवेन्यू 2016 में था 80 लाख करोड़ रुपया, यानी कि जितना यूएस गवर्नमेंट ने उस साल खर्च किया था उसका 25% है ये पैसा, या फिर इंडिया की जीडीपी का 1/3 समझ लीजिए इसे। 2012 में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी यानी कि जीएसके ने $3 बिलियन का फाइन दिया था यूएस गवर्नमेंट को। $2.2 बिलियन का फाइन दिया था जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने, और वहीं $2.3 बिलियन का फाइन पे करना पड़ा था फाइजर कंपनी को। इतने बड़े बड़े फाइन तो ये फार्मा कंपनीज ऐसे ही मज़े में पे कर देती है। तो अब आप खुद ही सोच लो कि असलियत में इनका रेवेन्यू कितना ज़्यादा होता होगा। ये तो सिर्फ झलकी थी, अभी तो आगे तूफान आने वाला है और पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। थैंक्स टू डॉक्टर बिस्वरूप, जिनकी वजह से हमारी टीम ये रिसर्च कर पा रही है। मैंने 1 साल पहले डॉक्टर बिस्वरूप को पहली बार देखा था एंड आई वाज शॉक्ड उनकी बातों को सुन के, और मैंने उसके बाद उनकी ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ ली और आज आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। जामा स्टडी 2007-2018। एवरेज एनुअल प्रॉफिट मार्जिन फार्मा कंपनीज का 76.4% था और बाकी बची हुई कंपनीज का एवरेज था 37.4%। अब सवाल ये है कि फार्मा कंपनीज इतने ह्यूमंगस प्रॉफिट्स क्यों कमा जा रही हैं? क्योंकि वी ब्लाइंडली बिलीव इन डॉक्टर्स। जो भी वो दवाई देते हैं हम बिना सोचे बस वो खा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि डॉक्टर हैं तो सही डिसीजन लेंगे। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहला, मलेरिया, टीबी, एचआईवी, इबोला की दवाई एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब की दवाई कोविड-19 के पेशेंट्स को दी जा रही है और कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा था। दूसरा है सलाइन वाटर। मोस्ट केसेस में नॉर्मल सलाइन या सलाइन वाटर, जिसे हम ड्रिप भी बोलते हैं, बिना किसी कारण के चढ़ा दिया जाता है और हम उस चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं करते, जबकि डॉक्टर बिस्वरूप ने इस पे 1 लाख रुपीज़ का चैलेंज रखा हुआ है कि कोई भी डॉक्टर इस सलाइन वाटर का एक भी बेनिफिट बता दे और उनसे 1 लाख रुपीज़ ले जाए। इनफैक्ट डॉक्टर बिस्वरूप सलाइन वाटर को किडनी डिजीजेस की जड़ मानते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोला जाता है फ्रूट्स मत खाओ और उनकी जगह खूब सारी दवाइयाँ पकड़ा दी जाती है कि ये खाओ। डॉक्टर बिस्वरूप के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि वो फ्रूट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ये छोटी सी लिस्ट है जहाँ पे हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर्स को। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ वो बहुत ही शॉकिंग है। 1962 में वायथ नाम की कंपनी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक थी, उसने पूरे अमेरिका में बहुत सारी रिसर्च के साथ ये प्रूव कर दिया था कि जो भी 50 साल से बड़ी औरतें हैं उन सबको जवान और हेल्दी रहने के लिए हार्मोन थेरेपी, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थे, उन्हें लेना बेहद ज़रूरी है। और आम नोशन के हिसाब से हर कोई इसे सच मानने लग गया था कि डॉक्टर्स हैं तो सही बोल रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स तो भाई रिसर्च करके बोलते हैं। लेकिन अभी भी ये किसी को नहीं पता कि आखिर मेडिकल साइंस की रिसर्च में होता क्या है। ये मैं आज इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो हुआ क्या कि वायथ कंपनी की जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो यूएसए में अधिकतर औरतें लेने लग गई थी कि 1975 तक ही 60 लाख औरतें इसे ले रही थी। लेकिन तभी कुछ और रिसर्च आने लग गई कि इससे बेनिफिट्स तो नहीं होते, ब्रेस्ट कैंसर जरूर हो जाता है। अब वायथ कंपनी ये सारी आवाजें दबाने लग गई और इस थेरेपी को विड्रॉ करने की जगह उन्होंने अपनी नई हार्मोन थेरेपी की एजुकेशनल क्लासेस खोल दी कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, हम तुम्हें शिक्षा देंगे कि ये होता क्या है। जैसे कि मेडिकल साइंस हमेशा आयुर्वेद और इंडियंस के साथ करती आई है और होम्योपैथी को तो इन्होंने सुपरस्टिशन ही करार दिया है। फिर वायथ कंपनी ने खुद से ही कुछ और रिसर्च निकाली और लोगों ने फिर से विश्वास कर लिया
कि भाई ये तो साइंटिफिक रिसर्च है तो सही ही होगी, और बाकी औरतें बेवकूफ़ है जो 18 साल से यूज़ कर रही हैं, तो और भी औरतें यूज़ करने लग गई। और 1980s तक ये थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और गली मोहल्ले हर जगह फैल गई। अब देखो होता क्या है कि 1980 से दूसरी लॉबी को पता चल चुका था कि हार्मोन थेरेपी गड़बड़ है, लेकिन ये बंद कब हुई? 2002 में। ये मेडिकल साइंस की फॉल्टी रिसर्च बेस्ड थेरेपी 40 साल तक सबको दी जाती रही, और फिर FDA ने वायद को बोला कि तुम दोबारा रिसर्च कंडक्ट करो। और रिजल्ट क्या है कि 10,000 औरतों पर रिसर्च हुई और पता चला कि अगर 1 साल तक ये थेरेपी दी जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग्स में ब्लड क्लॉट, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिस बेनिफिट के लिए थेरेपी आई थी वो बेनिफिट का तो कोई नामो निशानी नहीं है, और 10,000 में से सिर्फ 11 लोगों को ही बेनिफिट हुए वो। अगर आपको समझ आया ना ये सब, तो आपकी आईब्रोज ऊपर चढ़ी हुई होंगी और मुंह खुला हुआ होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये हिस्सा फिर से देखिए, क्योंकि ये वायद कंपनी की स्टडी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस की रिसर्च के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। ऐसी कितनी सारी थेरेपीज और दवाएं इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं जिसको डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं, और हम भरोसे के साथ खा लेते हैं कि भाई मेडिकल रिसर्च है तो सही ही होगी। और ऐसी जानलेवा मिस्टेक एक बार नहीं हुई है, बल्कि 462 अलग अलग दवाइयों के साथ हमारे साथ ऐसा किया जा चुका है। लेकिन आखिर ये मेडिकल रिसर्च जिसके भरोसे हम सब आग बंद करके बैठे हुए हैं, उसमें होता क्या है? ये आखिर किस बेसिस पे इतनी गलत गलत रिकमेंडेशंस दे रही है कि भाई कोविड-19 है तो मलेरिया की दवाई खा लो, अरे इससे लोग मरते हैं तो चलो हम HIV की दे देते हैं, अच्छा इससे भी मर रहे हैं तो चलो TB की दे देते हैं। ये हो क्या रहा है? अब मैं आपको बताती हूँ मेडिकल रिसर्च में होता क्या है। सबसे पहले मेडिकल रिसर्च में कोई भी ड्रग डेवलप करने के बाद मोस्ट कॉमनली उसे चूहों पर टेस्ट किया जाता है, और अगर वो सेफ लगती है तो उसे ह्यूमंस के लिए फर्दर डेवलप किया जाता है। फिर सेकेंड स्टेज होती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। इसमें वो कुछ लोगों को, जो कि 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, उतने में से आधे लोगों को लिमिटेड डोजेज में वो ड्रग दिया जाता है और बचे आधे लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो मतलब उन्हें वहम में डाला जाता है कि उन्हें दवाई दी जा रही है और उन्हें कुछ भी दे दिया जाता है, जैसे कि वोडका की जगह पानी पिला दिया। और इनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि किसको सच में दवाई दी जा रही है और किसको प्लेसिबो। फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस ड्रग के इफेक्ट्स चेक किए जाते हैं कि किस किस को बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट हुए हैं, और अगर बेनिफिट्स ग्रेटर देन साइड इफेक्ट्स ये इक्वेशन होती है तो बस वो दवाई FDA अप्रूव कर देता है। और FDA अप्रूव करती है तो साथ साथ WHO भी अपनी रिसर्च करके बाकी देशों को रिकमेंड कर देती है, और बाकी देश जैसे कि इंडिया वो आग बंद करके बोलते हैं जी हुजूर। बस ये इतनी छोटी सी चीज को ही मेडिकल रिसर्च का नाम दे दिया जाता है, बस यही है। और इसी को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना के समझाया जाता है ताकि आम जनता के पल्ले ही ना पड़े कि चल क्या रहा है। ये सिस्टम रिसर्च का इतना ज्यादा फॉल्टी है कि 1953 से 2013 तक 462 दवाइयों को मार्केट में उतारने के बाद, लाखों लोगों को खिलाने के बाद वापस ले लिया गया, क्योंकि वो दवाई नहीं जहर थी। 1000 लोगों पे टेस्ट करना, अगर मेडिकल साइंस इसे रिसर्च मानती है तो आप और मैं मिलकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे इस दुनिया की कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। हम अपनी नई रिसर्च बनाते हैं जिसमें 1000 पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे। अब केस 1, 500 लोगों को, वो जो भी भगवान को मानते हैं, अपनी ईष्ट की रोज पूजा करनी है और साथ ही पूजा से पहले 1 गिलास पानी पीना है। और केस 2, 500 लोग जो भगवान को मानते हैं, उन्हें 1 महीने तक भगवान की पूजा नहीं करनी है और बस सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना है। अब दोनों लोगों के डोपामीन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन लेवल्स का टेस्ट कराना है, और आप लोग देखेंगे कि 1 महीने के बाद जो ग्रुप पूजा नहीं कर रहा था लेकिन आस्तिक था, उनकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और वो दुखी दुखी रहने लग जाएंगे। आपकी इस रिसर्च से ये प्रूव हो जाएगा कि पूजा करना एक साइंटिफिक मेथड है हेल्दी रहने के लिए। मेडिकल साइंस भी सेम ऐसी ही रिसर्च करती है, लेकिन मेडिकल साइंस क्या चालाकी कर देती है कि वो इस रिसर्च को बोल देगी सुपरस्टिशन, और सुपरस्टिशन को हमने इलॉजिकल मान रखा है, तो इस वजह से आप लोग कभी भी रिसर्च करोगे ही नहीं और अपने मन में हम ये वहम बना के रखेंगे कि मेडिकल साइंस तो कुछ बहुत खतरनाक चीज़ है।
लेकिन आप चाहें तो आज से आप भी कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। यही है मेडिकल रिसर्च। अब आप मेडिकल साइंस की कुछ अचीवमेंट्स देखिए। इनकी पहली अचीवमेंट, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक 10 ईयर स्टडी के हिसाब से केरला में डॉक्टर्स की एवरेज लाइफ 61.75 ईयर्स है और केरला के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 74.9 ईयर्स। अब ये फ्रेज आप सबने सुना ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब अनफिट लोग फिट लोगों की देखरेख कर रहे हैं। ऑर्फन डिजीजेस, ये वो डिजीजेस है जिनका आज तक कोई भी इलाज नहीं निकाला है मेडिकल साइंस ने, और ये करीब 8000 डिजीजेस हैं और ये WHO के हिसाब से 40 करोड़ लोगों को वर्ल्ड वाइड इन्फेक्ट करती हैं। मतलब 40 करोड़ लोगों की बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। ये है इनकी अचीवमेंट। ऑर्फन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेडिकल साइंस इन पे ध्यान नहीं देती। ये डिजीजेस अनाथ है। जामा जर्नल इज US हेल्थ रियली द बेस्ट इन द वर्ल्ड के हिसाब से 44,000 से 98,000 लोग हर साल मारे जाते हैं डॉक्टर्स के एरर्स की वजह से। गैरी नल की फेमस किताब डेथ बाय मेडिसिन के हिसाब से हर साल करीब 22 लाख लोगों को भीषण साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं इन दवाइयों की वजह से, और ये लोग कभी भी मर सकते हैं। और इसके अलावा 8 लाख लोग तो मर ही जाते हैं। इनकी चौथी अचीवमेंट, जब जब डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं तब तक मोर्टेलिटी रेट घट जाता है, और ऐसी 150 से ज्यादा रिसर्च है, आप खुद चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। इनकी पांचवी अचीवमेंट, ये नई नई बीमारियां इन्वेंट कर देते हैं, जैसे कि ADHD, जिसे हम बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जब कोई बच्चा ओवर एनर्जेटिक होता है तो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में उसे प्यार से शैतान और चंचल कहा जाता है और नटखटपने में कृष्ण जी से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये लोग उसे बीमार मानते हैं। मतलब ये कि मेडिकल साइंस कहती है कि मान लो अगर आपका बच्चा ओवर एक्टिव है, जैसे कि कभी पेड़ पे चढ़ जाता है, दिन भर घर में भागता रहता है और हल्ला गुल्ला मचाता है, तो इसे ये लोग ADHD नाम की नई बीमारी बताते हैं और उसे एडरॉल नाम की दवाई खिलाते हैं, जिसे हार्डकोर ड्रग एडिक्ट्स यूज करते हैं अपने नशे में, और ये 2 साल के बच्चे को दे दिया जाता है। इनकी अगली बीमारी जो इन्वेंट की है वो है डिप्रेशन। इनके कॉन्सेप्ट से लॉर्ड महावीर और गौतम बुद्धा दोनों डिप्रेस्ड आदमी हैं। जो इंसान मौत के बारे में, समाधि, संथारा, मोक्ष, केवल्य, निर्वाण के बारे में सोचता है, उसे लोग डिप्रेस बोलते हैं और बोरा भर के दवाइयां दे देते हैं। और क्यों? क्योंकि इनका कैपिटलिस्ट मॉडल ही फेल हो जाएगा अगर कोई मोक्ष के बारे में सोचेगा। और मजे की बात, लोग मान भी लेते हैं कि हाँ, हम डिप्रेस्ड हैं। और इनका एक और इन्वेंशन है स्किज़ोफ्रेनिया। हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है कि भाई इस पे देवता चढ़ गया है और लोग उस आदमी की पूजा करने लग जाते हैं, उसे ये लोग स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं और बोरा भर के इसके लिए भी दवाइयां दे देते हैं। देवता चढ़ता है या नहीं चढ़ता वो अलग बात है, लेकिन तुम दवाइयां किस बेसिस पे दे देते हो? क्या आज तक किसी का स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन दवाइयों से सही हुआ है? जो इंसान 80 साल जीता, ये सारी दवाइयां खाने से वो 50 में मर जाएगा। डिप्रेशन से मरे ना मरे, लेकिन तुम्हारी दवाइयों से जरूर मर जाएगा। और ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। इन बीमारी को तो क्या ही इलाज होगा। इनके पास तो कैंसर, डायबिटीज, BP, डैंड्रफ, बॉल्डनेस, माइग्रेन, IBS, वायरस से हुई बीमारियां, रेटिनल डिसऑर्डर, आंखों की सारी बीमारियां, थैलेसीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब बीमारियों तक का इलाज नहीं है इनके पास। 70% अमेरिकन आर ऑन मेडिकेशन, और डेली बीस ने इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अमेरिकाज न्यू माफिया कहा है। और एक फन फैक्ट बताती हूँ, टॉप फार्मा कंपनीज जैसे कि फाइजर, मर्क एक्सेट्रा जितना पैसा R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाती है, उससे 1900% ज्यादा पैसा वो एडवर्टाइजिंग पे लगा देती है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि उनकी दवाइयों में इतना दम है ही नहीं और ये सारी गड़बड़ियां छुपानी पड़ेंगी। अगर आयुर्वेद एडवर्टाइजिंग पे इतना ज्यादा पैसा लगाए तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आयुर्वेद आज कहां से कहां होता। अब आप खुद सोचो कि मेडिसिन का मतलब होना चाहिए लाइफ, लेकिन मेडिकल साइंस की बदौलत मेडिसिन का मतलब हो गया है रिस्क। ये ह्यूमन रेस कहां पहुंच चुकी है।
8 से 10 साल पढ़ाई करने के बाद भी ये लोग ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसे कंज्यूम करने में हद से ज़्यादा रिस्क है। और 8 से 10 साल पढ़ने का ये जो लॉजिक देते हैं ना कि हमने तो इतना पढ़ा है तो हम सही हैं, यही 8 से 10 साल इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। ये अपनी पढ़ाई को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं कि आज की डेट में इन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि किसी मेडिसिन का काम जान बचाना होता है या जान लेना। इट इज़ राइटली सेड, इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट ईजी इनफ, इट्स रॉन्ग। और आइंस्टाइन कहते हैं, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। 10 साल पढ़ के भी तुम लोग जहर खिला रहे हो। फार्मा इंडस्ट्री 250 से 300 साल पुरानी है और मेनली ये लेट 19th सेंचुरी से फेमस हुई है। और इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और उनसे हुई डेथ्स। आयुर्वेद कितने हज़ारों साल से, और आज तक आपने सुना है कि आयुर्वेद की वजह से डेथ हो गई हो। नीम, तुलसी, हल्दी, इन सब के केमिकल कॉम्पोजिशंस को देख देख के तो मेडिकल साइंस अपनी बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है। बस दोस्तों, आखिर में बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की। अगर आयुर्वेद जैसी चीज़ अमेरिका पे होती ना, तो दुनिया में हर कोई इंसान सिर्फ आयुर्वेद यूज़ कर रहा होता। मेडिकल साइंस ने भी कुछ ट्रीटमेंट्स दिए हैं, जैसे कि टीबी का। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मेडिकल साइंस को गालियाँ दो। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मेडिकल साइंस को हम एक टूल की तरह, एक औजार की तरह देखना चाहिए, जिसे हम कंट्रोल कर सकें, ना कि वो हमें कंट्रोल करे। हम लोगों को समझना चाहिए और डॉक्टर बिस्वरूप और राजीव दीक्षित जी को सपोर्ट करना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आयुष मिनिस्ट्री को और पावर और फाइनेंस दें। और जाते जाते मैं डॉक्टर एजुकेशन पर एक आइंस्टाइन का कोट डेडिकेट करना चाहती हूँ। एनी फूल कैन नो, द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस, अलविदा।